जय हिंद साथियों जो मेंबर और पार्टनरशिप या कैंडिडेट मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचेगा ही, किंतु जो मेंबर और मेरे चैनल पर नए आए हैं कैंडिडेट, वो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और बेल आइकन वाली बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करेंगे। देखिए साथियों, मैं किसी क्वेश्चन को तो कभी कंफर्म में नहीं कर सकता कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जिस टॉपिक पर आपसे बात करूंगा उस टॉपिक में इतना अंदर तक क्वेश्चन ज़रूर निकालूंगा कि एग्ज़ाम में थ्योरी तो मिस नहीं होगी, न्यूमेरिकल का तो मैं बता नहीं सकता। सो दैट आप हमारे चैनल पर बने रहें साथियों। धन्यवाद। तो जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है आपकी प्रतिबल। प्रतिबल किसे कहते हैं साथियों? प्रतिबल किसे कहते हैं? साम्यावस्था के पिंड को एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा कि प्रतिबल का मात्रक क्या होता है। प्रतिबल का मात्रक साथियों जो दाब का मात्रक होता है, मतलब प्रतिबल और दाब का मात्रक समान होता है। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है साथियों। या अगर आपको जो है लंबाई द्रव्यमान की बीमा अगर आपको याद रहेगी तो आप इसका बीमा भी निकाल सकते हैं, या आपको इसका मात्रक याद रहेगा तो इसका बीमा निकाल सकते हैं। कहीं कहीं पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया रहता है, कहीं कहीं पर पास्कल भी दिया रहता है और कहीं कहीं पर बार भी दे सकते हैं। तो इसका जो होता है बीमा होती है वो होता है, सूत्र होता है इसका साथियों, दाब बराबर बल, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की बीमा होती है mlt-2। ठीक है साथियों। फिर इसके बाद आ जाता है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है एल स्क्वायर। तो इसकी बीमा जो है निकल के आ गई m(l)(-1) t(-2). ठीक है साथियों। विकृत जो होती है वो बीमाहीन राशि होती है साथियों। विकृत की कोई बीमा नहीं होती है, ना तो इसका कोई मात्रक होता है, ना तो कोई इसकी बीमा होती है। हुक का नियम एक बताता है कि प्रत्यास्थता के सीमा के अंदर सदैव विकृत प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है, या प्रतिबल और विकृत के अनुपात को जो है हुक का नियम कहते हैं। ठीक है साथियों। अब आता है साथियों दाब किसे कहते हैं। दाब किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब साथियों अदिश राशि है। इसका मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक प्रतिबल के मात्रक के समान होता है। अभी इसको मैं आपसे बताया था कि जो दाब का मात्रक होता है वो प्रतिबल और दाब का मात्रक समान होता है। तो इसकी भी बीमा जो है वो निकल के आ जाती है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का बीमा मैंने बताया था कि mlt-2 होता है, और इसके बाद क्षेत्रफल बटे में है तो क्षेत्रफल एल स्क्वायर हो गया। ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, एल कट जाएगा, एक एल बचेगा। तो जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, तो हो गया m(l)(-1) t(-2). बल का मात्रक न्यूटन होता है साथियों, तथा क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद आता है साथियों वायुमंडल दाब किसे कहते हैं। वायुमंडल दाब कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर गैस का सघन वायुमंडलीय दाब कहलाता है। मतलब कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैस विद्यमान रहती है उसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, तथा इस पर जो आरोपित बल लगता है, दाब लगता है, उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब जो है पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिकतम होता है। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है, लेकिन जब आप इसके ऊपर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब हमेशा घटता है साथियों। वायुमंडलीय दाब लगभग 1.013 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है साथियों। या इसको ऐसे भी दे सकते हैं विकल्प में 1.013 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन प्रति मीटर की घात -2। या फिर आगे दोनों दे सकते हैं कि ए और बी दोनों ऑप्शन में दोनों रहे, दोनों भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद टॉपिक आता है वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक वही होता है साथियों जो दाब और प्रतिबल का होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। लेकिन सीजीएस पद्धति में अगर देखा जाए तो सीजीएस पद्धति में दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर,
और यही वायुमंडलीय दाब भी होता है जो है एसआई पद्धति में। लेकिन अभी सीजीएस पद्धति में देखा जाए तो सीजीएस पद्धति में दाब का एसआई मात्रक डाइन होता है। दाब का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब में सीजीएस पद्धति का मात्रक डाइन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। साथियों इस टॉपिक को विशेष ध्यान दीजिएगा। वायुमंडलीय दाब एक बार बराबर कितना होता है? एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये जो है वायुमंडलीय दाब का मात्रक भी है साथियों, बार। ठीक है। इसके बाद आता है वायुमंडलीय दाब के मात्रक को एक और मात्रक होता है जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर टार मिल जाए तो वो भी जो है वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। वायुमंडलीय दाब का मापन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किस सन में और किस देश में किया? ये भी प्रश्न आपको पैदा होता होगा। तो वायुमंडलीय दाब का मापन सर्वप्रथम टारिसेली ने सन 1643 ईस्वी में दाब मापी, इसको दाब मापी भी कह सकते हैं वायुमंडलीय दाब को, का आविष्कार किया था। यह इटली का रहने वाला था साथियों, यह जो है इटली का रहने वाला था। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है साथियों। बैरोमीटर जो होता है उससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अब इसके बाद आता है कि आयतन किसे कहते हैं? आयतन सुना होगा। तो आयतन ये होता है साथियों कि ठोस द्रव गैस से घिरी हुई माप को, मतलब कि मैं शॉर्टकट परिभाषा बता रहा हूँ, ये आपको कंपटीशन की बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको 12th की किताब में मिलेगा कि ठोस द्रव व गैस की घिरी हुई माप को जो है आयतन कहते हैं। या एक परिभाषा और निकल के आती है, लेकिन ये आपको कंपटीशन की किताब में नहीं मिलेगा। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, मतलब कोई भी वस्तु हो वो जितना स्थान घेरेगी उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है। आयतन का जो है एसआई मात्रक घन मीटर होता है। कहीं कहीं ये भी दे सकते हैं कि आयतन का मात्रक जो है मीटर क्यूब होता है। ठीक है। ये दोनों मात्रक होते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इसकी बीमा जो होती है m⁻0, l⁻3, t⁻0 होती है। या मतलब जो है आयतन जो है वो मीटर में ज्ञात किया जाता है साथियों। ठीक है। तो इसीलिए जो है l⁻³ होता है इसका जो है मात्रक, या बीम नहीं, सॉरी साथियों, मात्रक नहीं, बीमीय सूत्र। तो अब आता है आपको साथियों कि घनत्व किसे कहते हैं। अब पॉइंट आ जाता है घनत्व किसे कहते हैं। किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को, कोई भी पदार्थ हो उसके द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को जो है घनत्व कहते हैं। अब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और आयतन का भी बताया कि मीटर क्यूब होता है। तो इसका जो है बीमीय सूत्र जब निकालेंगे आप, तो बीमीय सूत्र आपको घनत्व बराबर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम यम होता है साथियों। ठीक है। और आयतन बताया था अभी कि मीटर होता है, मीटर क्यूब। ठीक है साथियों। तो इसका हो गया l³। तो m1, अब जब l नीचे है ऊपर जाएगा तो l⁻³ आ जाएगा। ये आपका घनत्व का बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है साथियों। मतलब m1 l⁻3। अगर ऑप्शन में आपको ये दिया जाए कि m1 l⁻3 t⁻0, तब भी ये सही रहेगा साथियों आपका। ठीक है। और इसका मात्रक ये होता है साथियों किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या ऐसे भी दे सकते हैं किलोग्राम मीटर⁻3। ठीक है। तो अगर दोनों आंसर रहे, ए व बी दोनों दिया हो या सी और डी दिया हो, तो बिल्कुल मत कंफ्यूज होना। अब इसके बाद आपका आ जाता है साथियों कि आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। आपेक्षिक घनत्व, तो आपेक्षिक घनत्व होता है साथियों किसी पदार्थ के घनत्व का 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री पर सेल्सियस जल पर घनत्व। ठीक है साथियों। इसका ये सूत्र होता है आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। ठीक है। तो इसके बाद पॉइंट आता है आपका, केस आ जाता है। इस एज आ जाता है कि जल का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो जल का अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का घनत्व
1000 किलोग्राम मीटर क्यूब या 1 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब होता है। फिर इसके बाद आता है कि आपेक्षिक घनत्व को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। देखिए साथियों, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में बहुत कन्फ्यूजन होता है। हाइग्रोमीटर जो होता है वो आपेक्षिक घनत्व मापता है और हाइड्रोमीटर जो होता है वो आपेक्षिक आर्द्रता मापता है। आपेक्षिक घनत्व को विशिष्ट गुरुत्व या विशिष्ट घनत्व भी कहते हैं। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिकतम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व का लगभग 0.91 गुना होता है। साथियों, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व की कोई जो है बीमा नहीं होती है। साथियों की आपेक्षिक घनत्व की कोई बीमा हो, इसकी कोई बीमा नहीं होती। अब इसके बाद आ जाता है साथियों कि पास्कल का नियम कहता है कि अगर हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, मतलब कोई भी सामान हो, अगर उसमें हाइड्रोलिक लग जाए तो समझ लो कि वो पास्कल के नियम को बताता है। अब साथियों क्वेश्चन बनता है कि उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक रूप से दबाया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु एक बल, द्रव में के वस्तु में जो बल हो वो ऊपर की ओर ढकेलता है। साथियों मतलब कि वही उत्प्लावन बल होता है। अब आपके माइंड में आता है कि ये द्रव होता क्या है। द्रव ये होता है साथियों कि जिसमें आयतन निश्चित हो पर आकार अनिश्चित हो, उसी को द्रव कहते हैं। द्रव जैसे तेल हो गया, पानी हो गया और इसके बाद दूध हो गया, ये सब द्रव अवस्था होती है साथियों। तो ये बताता है कि द्रव में दूध, जल, तेल, मतलब ये तीनों पॉइंट आ जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। उत्प्लावन कभी आप भूलेंगे ही नहीं। मान लो किसी बाल्टी में पानी है, आप जो है गुब्बारे से भरी वायु वाला गुब्बारा लेंगे और उसमें जब आप दबाएंगे तो नीचे से जब द्रव अवस्था में रहेगी तो नीचे जो है वो फोकस करेगा, बल लगेगा नीचे से और वो उत्प्लावन वही को उत्प्लावन कहते हैं साथियों। नीचे से बल लगना ऊपर की ओर, मानो कोई वस्तु ऊपर की ओर ठेल रही है साथियों, वही होता है उत्प्लावन। तो उत्प्लावन आप अच्छे से समझ जाएं, ये आपको कंपटीशन की किताब में नहीं मिलेगा। ये एग्जाम्पल उत्प्लावन बल होता है साथियों। उत्प्लावन बल केवल द्रव ही अवस्था में होता है साथियों। पृष्ठ तनाव होता है, द्रव की बूंदों का ही फैलना पृष्ठ तनाव कहलाता है। अब यहाँ पर भी द्रव आ गया तो द्रव को जानना बहुत ज़रूरी है कि द्रव क्या होता है। द्रव जो है तेल, दूध, मतलब कि कोई भी वस्तु हो कि अगर वो पृष्ठ तनाव में क्या बता रहा है कि द्रव की बूंदों का फैलना, मतलब जैसे दूध हो गया, दूध अगर आप ऊपर से छोड़ देंगे किसी फर्श पर या भूभाग पर तो तीव्र से फैलने लगता है। जब तीव्र से फैलने लगता है तो द्रव की बूंदों का फैलना ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो जो चीज़ फैलती रहती, मतलब जो चीज़ स्थान घेर रही है, उसी को जो है द्रव कहते हैं साथियों। एग्जाम्पल में मान लो जैसे अभी बताया कि तेल जब फर्श पर गिरता है भूभाग में तो फैल जाता है, यही होता है पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल। पृष्ठ तनाव का मात्रक साथियों बहुत जगह पूछ लेते हैं। न्यूटन मीटर होता है और इसका मात्रक साथियों ये भी होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर, तथा ये भी दे सकते हैं कि जूल मीटर माइनस की घात 2। ठीक है साथियों, ये भी दे सकते हैं। तो इससे बिल्कुल मत कंफ्यूज होना, मतलब कि जिस पॉइंट पर जाओ उस चीज़ को अंदर तक निचोड़ लो साथियों। जिस चीज़ पर टॉपिक पर विशेष चर्चा करो उसको अंदर तक निचोड़ लो कि हाँ एक कैसे क्वेश्चन आ सकता है टॉपिकली। ठीक है साथियों, पृष्ठ तनाव की बीमा जो होती है वो यम 1 यल की घात 0 टी की घात -2 होती है, या ऐसे भी दे सकते हैं यम टी की घात -2। तो वहीं आप हैया भैया करने लगेंगे तो कि उसमें तो यल की घात 0 दिया था और यहाँ तो यल की घात दिया ही नहीं है, तो 0 नहीं मान होता है साथियों। तो दो तरह से दे सकते हैं एग्जाम पे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं साथियों। तो जिस क्वेश्चन को मैं बार बार यही कहूँगा कि जिस टॉपिक पर आप चर्चा करें उसको अंदर तक उसके बारे में विस्तृत जानकारी कर लें, क्योंकि बाहर से क्वेश्चन तो आता नहीं है, आएगा यहीं से क्वेश्चन। लेकिन जैसे दे दिए कि दाब का मात्रक बताइए, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब वहीं आपको दे देंगे कि दाब का मात्रक न्यूटन मीटर की घात -2, तो वहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ ये तो होता ही नहीं है। तो इस सब के बारे में जाना बहुत ही अनिवार्य है साथियों। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो साथियों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल को मिस मत करना बिल्कुल। थैंक यू। जय हिंद।